सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट NGT 515 वीक 8 का लेक्चर नंबर 15। हम स्टिल कंटिन्यू करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को। जो स्टेप्स रिमेनिंग रह गए थे आज हम इस लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 14 के बी पार्ट में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 3 वीडियोस दी थी। लेक्चर 14 बी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। सो देखते हैं कि लेक्चर नंबर 14 बी के अंदर हमने इन 3 पार्ट्स में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था। सो लेट्स सी द समरी। लेक्चर नंबर 14 के पार्ट बी में हमने डिस्कस किया था जॉब इंटरव्यूज़। सेकंड पे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हमने मेथड्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। देन वी डिस्कस इफ़ेक्टिव इंटरव्यूज़ कि कैसे हम अपने इंटरव्यू को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या इफ़ेक्टिव इंटरव्यूज़ कौन कौन से होते हैं। उसमें अगर आप लोग आए तो हमने उसकी 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी। आफ्टर द इफ़ेक्टिव इंटरव्यूज़ वी हैव स्टडी इन लेक्चर नंबर 14 बी पार्ट कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स, यानी कॉमनली कौन कौन सी मिस्टेक्स इंटरव्यूज़ लेते वक्त की जाती हैं। देन हमने डिस्कस किया था स्टेप्स एंड इफ़ेक्टिव इंटरव्यूज़, यानी किसी भी इंटरव्यू को अगर आपने इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स थे और उन स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस किया था इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने से पहले। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने लेक्चर नंबर 14 के पार्ट बी में किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अवर टुडे टॉपिक, तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं। नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। सेकंड पे हु विल डू दैट, यानी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा होता है। उसके अंदर हम मज़ीद 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली। नंबर 3 पे हम आज डिस्कस करेंगे कंडीशनल जॉब ऑफर। देन वी डिस्कस physical examination. After the physical examination we will be discuss the permanent job offer। और परमानेंट जॉब ऑफर के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सेलेक्टिंग मैनेजर्स, यानी अगर आप मैनेजर्स को सिलेक्ट करने जा रहे हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके कितने तरीके हैं या आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, पेरेंट कंट्री नेशनल्स, होस्ट कंट्री नेशनल्स और थर्ड पे है थर्ड कंट्री नेशनल्स। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। हम ऑलरेडी 4 स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टेप नंबर 5 जिसका नाम है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। जब आप इनिशियल स्क्रीनिंग कर चुके होते हैं उसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके होते हैं, आप टेस्ट ले चुके होते हैं,
आप इंटरव्यूज़ ले चुके होते हैं। इन्हें इनिशियल स्क्रीनिंग्स में कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया, आपने उनको टेस्ट के लिए बुलाया, टेस्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया, देन आपने उनको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की, और इंटरव्यूज़ में वो जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेट्स सी। नंबर 1, एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी इसमें हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक्यूरेसी कितनी है, कितना एक्यूरेट उसने अपने बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। सेकंड पे, कॉन्टैक्ट फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी आप उसके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं, यानी जिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया होता है, आप उनसे भी उस कैंडिडेट के बारे में या उस एप्लीकेंट के बारे में पूछ सकते हैं, आप उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप उनको कॉल करते हैं, आप उनको कॉल करने के बाद उनसे पूछते हैं कि इस कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आया कि जो इसने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है अपने परफॉर्मेंस के हवाले से वो ठीक है या गलत है। तो ये आप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एप्लीकेंट अपनी एक्सपीरियंस हिस्ट्री को बता रहा होता है आपको, और उसमें पहले कॉलम में सबसे पहले वो कंपनी का नाम लिखता है, देन वो किसको रिपोर्टिंग था, उसका सुपरवाइज़र कौन था उसका नाम लिखता है, उस कंपनी का एड्रेस, कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कितना अरसा उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया या कंपनी के साथ काम किया। तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर लेने का मकसद क्या होता है, उस कॉन्टैक्ट लेने का मकसद यही होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाकई इस एप्लीकेंट ने आपके साथ इतना अर्सा काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो ये भी एक तरीका है उस कैंडिडेट के बारे में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करने का। देन द थर्ड पॉइंट इज कॉन्टैक्ट रेफरेंसेस। सीवीज़ के अंदर रेफरेंसेस का कॉलम सबसे एंड में लिखा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी अगर आप लोग रिमाइंड करें अपने जहन के अंदर, जो मैंने आपको एक फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का अपने प्रेजेंटेशन में या अपने वीडियो लेक्चर में आपको दिखाया था, उसमें रेफरेंसेस का एक कॉलम बना हुआ था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन उस एप्लीकेंट से 3 रेफरेंसेस मांग रही होती है। वो रेफरेंसेस उसके सुपरवाइज़र का भी हो सकता है, वो रेफरेंस उसके टीचर का भी हो सकता है, वो रेफरेंस उसके कुलीग का भी हो सकता है या किसी फ्रेंड का भी हो सकता है जो कि उस प्रोफेशन के बारे में जानता हो जिस प्रोफेशन में ऑलरेडी ये कैंडिडेट काम कर रहा होता है। और यहाँ से भी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि आया कि ये जो कैंडिडेट अपने बारे में आपको बता रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर या सीवी के अंदर या रिज्यूम के अंदर, क्या वो ठीक है या गलत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल स्टेटस टू वर्क। अच्छा, यहाँ पे लीगल स्टेटस टू वर्क इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप अक्सर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर आपका ताल्लुक़ है या किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक़ है। उस चीज़ का पूछने का मकसद ये होता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी नहीं है, यानी उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उनको जॉब ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वो हम उनको जॉब ऑफ़र करते हैं, वो आपके साथ काम कर सकते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं, लेकिन एनओसी रिक्वायर्ड होती है उनकी एम्बेसीज की तरफ से, जहाँ बिल्कुल ये शख्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकता है। तो इसलिए ये लीगल स्टेटस टू वर्क
इसकी भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास एनओसी नहीं है और आपने उसको जॉब ऑफर कर दी तो वो आपके साथ जॉब करना शुरू रहता है, तो कल को आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट हिस्ट्री, उसका लेन देन। आजकल जब आप किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे क्लियरेंस लेटर मांग रहे होते हैं। उस क्लियरेंस लेटर का मतलब क्या होता है? उस क्लियरेंस लेटर के मांगने का मकसद क्या होता है? उस मकसद का मतलब, उस लेटर का मकसद ये होता है कि आपका कोई भी लेन देन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पेंडिंग नहीं है। मीन्स कि वहाँ से अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो लोन आपने चुका दिया है, वहाँ से अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट ली हुई है तो आपने चुका दी हुई है, आपने पे कर दी हुई है। तो इसलिए भी आपको उस क्रेडिट हिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको उससे मांगना चाहिए कि वो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से क्लियरेंस लेटर आपको ला के दे। एंड द फाइनल इज क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या कह रही हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड मीन्स कि आप उसके बारे में पूछते हैं उसके प्रीवियस कंपनीज के से कि आया कि ये किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं था, या इसने अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी तो किसी के साथ लड़ाई तो नहीं की हुई थी, कोई लेन देन में उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई थी। तो इसलिए ये चीज़ें पूछना ज़रूरी होता है किसी भी कैंडिडेट को जॉब ऑफर करने से पहले। तो आई होप कि आप लोगों को बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन समझ आ गई होगी। और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जाती है, एक्यूरेसी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप कर सकते हैं। आप उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो जो रेफरेंसेस उसने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर या सीवी या रिज्यूम्स के अंदर शो की हुई हैं, आप उनसे रब्ता करके, उनसे कांटेक्ट करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अगर कोई शख्स पाकिस्तानी नहीं है और उसने एप्लीकेशन दी हुई है तो क्या उसको आपके मुल्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी के साथ काम करने की इजाज़त है कि नहीं है, उसके पास एनओसी लेटर है कि नहीं है। देन क्रेडिट हिस्ट्री, कि वो जिस कंपनी को छोड़ के आ रहा है या जिस कंपनी को उसने छोड़ दिया हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने छोड़ दिया हुआ है, वहाँ से उसको क्लियरेंस लेटर कि वहाँ से उसने क्लियरेंस करवाई है कि नहीं करवाई, उसने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, उसने कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं ली हुई, अगर ली है तो वो उसने पे कर दी हुई है कि नहीं की हुई। एंड फाइनली आप उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में या उसके ज़रिए भी आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है